नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन दरामानी महामा से द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और घाना के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के साझा हितों और सहयोग को लेकर चर्चा हुई। भारत घाना के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। संस्कृति क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने, दोनों देशों के बीच व्यापार मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए समझौता और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी को समग्र आर्थिक साझेदारी का रूप देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में दोनों देश आपसी व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा, वैक्सीन निर्माण, साइबर सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर विचार किया गया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए घाना का धन्यवाद किया। दुनिया में बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर चिंता जताई और कहा कि दोनों देशों में इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। वहीं घाना के राष्ट्रपति ने जॉन महामा ने कहा है कि आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए दोनों देश निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। साथ ही पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति में सहयोग भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की उपराष्ट्रपति नाना जेन ओपोकू अगेमांग से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन दरामानी महामा ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का यह राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। घाना में प्रवासियों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। होटल के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद रहे। होटल में घाना के स्थानीय लोगों ने हरे कृष्णा हरे राम और वहीं के एक म्यूजिक बैंड ने जय हो सुनाया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग खूब सेल्फी लोगों ने ली और ऑटोग्राफ भी लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने कहा है कि पीएम मोदी के औपचारिक स्वागत के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। विदेश सचिव दम्मू रवि ने कहा है कि घाना के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। घाना के राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि भारत घाना के बीच एक विदेश कार्यालय स्तर पर संयुक्त आयोग की बैठक स्थापित करने, पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं का पहला समूह आज श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ। कतार में लगे श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखे। तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा से समाज और राष्ट्र को नया मार्गदर्शन मिलता है। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मैं बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। और वहीं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी और इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विषयों पर चर्चा होना संभव है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुरुग्राम के मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और कृषि, ग्रामीण विकास व शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक काश पटेल और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जिसे वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, यह बहुत जल्द अपना फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड के रांची और गढ़वा में 6300 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के 29वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक 4, 5 और 6 जुलाई को दिल्ली में आयोजित हो रही है और ये बैठक दिल्ली के केशव कुंज संघ कार्यालय में होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर आज दिल्ली स्थित केशव कुंज कार्यालय में होने वाली बैठक को लेकर मीडिया को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने माली के काइस में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री से 3 भारतीय नागरिकों के अपहरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बामाको में भारतीय दूतावास माली सरकार और सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों पर कथित अत्याचार के मामले में नोटिस जारी किया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भूटान स्थित भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल का दौरा किया, जहां उन्हें भारत और रॉयल भूटान आर्मी के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने में INTRAT की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने भारतीय सेना और रॉयल भूटान आर्मी के सभी रैंकों के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनके केंद्रित संयुक्त प्रशिक्षण पहल और नेतृत्व विकास के लिए उनकी सराहना की। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में कल बिहार भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश भर से आए नेतागण, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने सिद्ध कर दिया है कि भारत बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ही बिहार का गौरव लौटा सकती है। बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर बनेगा। मंदिर का शिलान्यास अगस्त में होगा। नीतीश कैबिनेट ने मंदिर निर्माण के लिए 882.87 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
परियोजना के तहत सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मंदिर परिसर में रामायण थीम पर आधारित संरचनाएं, ध्यान केंद्र और प्रदर्शनी हॉल जैसे कई निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को प्रोफेसर वरुण गुलाटी द्वारा लिखी पुस्तक हिंदू थॉट का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने पश्चिमी संस्कृति से भारतीय संस्कृति की तुलना करते हुए कहा कि हमारे ऋषियों ने हमें वेदों से जोड़ते हुए पुरातन पर गर्व करने की बात की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी करते हुए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा देश के साथ साथ विदेशों में भी आयोजित की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के BAPS हिंदू मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 40 श्रद्धालुओं को SDRF ने बचाया। और वहीं उत्तराखंड में अधिकांश इलाकों में कल मौसम साफ रहा, जिससे अधिकारियों को हाल ही में हुई बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों की बहाली में तेजी लाने में मदद मिली। उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली केलांग मार्ग में सोलंग नाले में अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर इस सप्ताह भी जारी रहने का अनुमान है। जोधपुर में बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखी गई, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2026 से व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर में व्यापार कर्ज पर कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने देशी झींगा और समुद्री मछली पालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत हैचरी और फार्म के संचालन के लिए पंजीकरण होगा जरूरी। नई गाइडलाइन के अनुसार जल शुद्धिकरण, बीमारी की सूचना देना और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। वहीं नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को बढ़ाकर 376 किया। यह संशोधित सूचकांक वित्त वर्ष 2026 और असेसमेंट ईयर 2026 से 27 के लिए लागू होगा, जब वित्त वर्ष 26 में अर्जित आय के लिए IT रिटर्न दाखिल किया जाएगा। कोयला मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोयला उत्पादन बढ़कर 15.57 मिलियन टन पहुंचा, जिसमें 16.39% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार भारतीय डाक के परिचालन को आधुनिक बनाने और तेजी से विकसित हो रहे ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में उपस्थिति को मजबूत करके इसे लॉजिस्टिक्स पावर हाउस में बदलने के लिए काम कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया पोस्ट को भी हम लोग एक नई सर्विस के साथ तैनात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के पास इतने ज़्यादा टच पॉइंट्स नहीं हैं जितने भारतीय डाक के पास हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक रेलगाड़ी की तरह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील विजन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत के रास्ते पर चल रही उस रेलगाड़ी का इंजन बन गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने कहा है कि इसके साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। 2025 की पहली छमाही में भारत की विलय और अधिग्रहण एक्टिविटी मजबूत रही है, जिसमें कुल सौदों का मूल्य $61.3 बिलियन तक पहुंचा है। वहीं भारत ने ऊर्जा एवं बिजली क्षेत्र ने $20.5 बिलियन के सौदों के साथ बढ़त हासिल की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 गुना से अधिक की वृद्धि है। देश की सबसे यात्री वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जून 2025 में भारत से 37,842 वाहनों का निर्यात किया। ये कंपनी द्वारा वाहन निर्यात का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
फार्मेक्सिल के ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल से मई अवधि में सालाना आधार पर 7.38% बढ़कर $4.9 बिलियन पर पहुंचा। NHBC की रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 की अप्रैल से जून अवधि में 6.8 से 7% के बीच रह सकती है। वहीं वित्त वर्ष 26 में देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले लेन देन को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा है। बीमा की पहुंच में गिरावट से जूझ रही जीवन बीमा कंपनियों ने 3 साल के मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान पर कम से कम 450 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अपने अंतिम चरण में है और दिल्ली से मुंबई तक करीब 1350 किलोमीटर लंबा ये 8 लेन एक्सप्रेसवे वर्तमान में लगने वाले 24 घंटे के समय को घटाकर आधा कर देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लॉजिस्टिक्स लागत में 8.9% की कमी आएगी और अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। साथ ही हर साल लगभग 320 मिलियन लीटर ईंधन की भी बचत के साथ ही हर साल 857 मिलियन किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में भी कमी आएगी। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 9,100 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक ये छंटनी कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 4% हिस्सा है। फिलहाल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 2.28 लाख कर्मचारी हैं। एलन मस्क के स्वामित्व वाली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने श्रीलंका में आधिकारिक तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की हैं। इस लॉन्च के साथ श्रीलंका दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया है जिसे स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस तक पहुंच प्राप्त हुई है। वहीं स्टारलिंक अगले 2 महीने के भीतर भारत में सेवाएं देना भी शुरू कर सकता है। इजराइल गाजा में 2 महीने का युद्ध विराम करने के लिए तैयार हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी देते हुए हमास से भी डील को मान लेने की अपील की। ट्रंप ने हमास को चेतावनी देने के अंदाज में कहा है कि पश्चिमी एशिया की भलाई के लिए हमास से समझौते को स्वीकार करने की उम्मीद है क्योंकि इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सीजफायर के लिए राजी न होने पर हालात और खराब ही होंगे। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग किया समाप्त। वहीं वॉशिंगटन ने इसे अस्वीकार्य बताया है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्लेन ने कहा है कि हमलों के कारण तेहरान के परमाणु कार्यक्रम में 2 साल तक की गिरावट आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जेरोम एच पॉवेल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति ट्रंप के महत्वपूर्ण विधेयक, नीति और बजट दस्तावेज जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा है उस पर मतदान चल रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा अर्जेंटीना में आयोजित मार्कोसुर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्यूनस आयर्स पहुंचे। और वक्त यहां पर एक और छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के पास 65 लोगों को ले जा रही एक नौका के डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, 43 अन्य लापता हैं। राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी रैपर सीन डिडी कॉम्स का यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें 3 मामलों में दोषी पाया गया है, जबकि 2 में बरी कर दिया गया है। सीन डिडी को वेश्यावृत्ति से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण अभी जेल में रहना होगा। साथ ही 2 मामलों में से प्रत्येक में अधिकतम 10 साल की सजा का सामना करना पड़ेगा।
यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। फ्रांस में तापमान 41 डिग्री के पार जा चुका है। वहीं इंग्लैंड, इटली, ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 310 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद है। भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया है। कप्तान के रूप में यह उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। भारत के यूकी भांभरी और अमेरिका के रॉबर्ट गिलोवे की जोड़ी ने विंबलडन के पुरुष युगल वर्ग के दूसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं भारत के रोहन बोपन्ना और बेल्जियम के सैंडर गिल की जोड़ी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। फ्रेंच ओपन चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के लिए अगले दौर में जगह बनाई है और अल्कराज ने ओलिवर टार्वेट को मात दी। शीर्ष वरीय एरिना साबालेंका ने विंबलडन के अगले दौर में जगह बना ली है। साबालेंका ने चेक रिपब्लिक की मैरी मोस्कोवा को मात दी। ब्रिटेन की एमा राडुकानो ने विंबलडन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। राडुकानो ने दूसरे दौर में मार्केटा वोंद्रुसोवा को मात दी। पिछले साल की उपविजेता जैस्मिन पाउलिनी विंबलडन से बाहर हो गई हैं। पाउलिनी को दूसरे दौर में रूस की कैमिला राखिमोवा ने मात दी। दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो को विंबलडन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। टियाफो को ब्रिटेन के कैमरन नॉरी ने मात दी। महिला यूरो चैंपियनशिप में मेजबान स्विट्जरलैंड को नॉर्वे के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। नॉर्वे ने स्विस टीम को 2-1 से मात दी। नॉर्वे की कोच ने अपनी टीम की जीत का श्रेय खिलाड़ियों को दिया है और उन्होंने कहा है कि हाफ टाइम में उन्होंने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन किया था। स्विट्जरलैंड की कोच को उम्मीद है कि उनकी टीम मेजबानी के दबाव को झेल सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम रविवार को आइसलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में मजबूती के साथ उतरेगी। नॉर्वे के प्रशंसक अपनी टीम की जीत से खुश नजर आए हैं। वहीं मेजबान स्विट्जरलैंड के प्रशंसक हार के साथ अभियान शुरू होने से निराश दिखे। बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर हैरी केन ने बुधवार को टीम के अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। केन को फ्लेमेंगो के खिलाफ मैच के दौरान उपचार की जरूरत पड़ी थी। क्लब विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख का सामना पीएसजी से होगा और ये अहम मैच के लिए केन की उपलब्धता टीम के लिए एक बड़ी चिंता है। यूरोपियन चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मन की टीम ने बुधवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया है। क्लब विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में शनिवार को पीएसजी का सामना बायर्न म्यूनिख से होगा। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।